A very good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12th accountancy. As you know very well, in the last few videos of class 12th accountancy, we discussed the first chapter of volume 1, that is an accounting treatment related to the not-for-profit organization. You know very well, when we are talking about the preparation of the financial statement of not-for-profit organization, so it includes the basic three statement under it. The first one is receipts and payment account, second is income and expenditure account, and third one is a balance sheet. When we are talking about the preparation of the income and expenditure account and the balance sheet of not-for-profit organization, there are a lots of adjustment are required to include and the adjust in the income and expenditure account and the balance sheet. It means जब भी हम बैलेंस शीट या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, तो हमें वो सारे एडजस्टमेंट्स लाइक अ सब्सक्रिप्शन, लाइक अ लाइफ मेंबरशिप फीस, एंडाउमेंट फंड, लीगेसीज, अ लॉट्स ऑफ एडजस्टमेंट हमें उसमें इंक्लूड करना पड़ता है, उसमें एडजस्ट करना पड़ता है. सो इन द लास्ट फ्यू वीडियोस हम वही सारे एडजस्टमेंट पे डिस्कशन कर रहे थे कि हमें सब्सक्रिप्शन को कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट में शो करना है. एज वेल एज हम लोगों ने ये भी देखा कि लाइफ मेंबरशिप फीस एज वेल एज डोनेशन, whether it is a general donation or a specific donation, how we will show such donation in the financial statement of NPO. As well as in the last video we show and we studied about the accounting treatment of a specific fund. What is accounting treatment of a specific fund? Basically, specific fund are those funds which are created for the meeting a specific purpose. यानी जब कोई फंड हम बनाते हैं किस पर्पस के लिए? स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए. सो द स्पेसिफिक फंड आर दैट इज एन टूर्नामेंट फंड, मैच फंड, परमानेंट फंड. और इन सारे फंड को हम इसलिए क्रिएट करते हैं इन द एनपीओ. बाय द हेल्प ऑफ दीज फंड वी कैन fulfill our the specific purpose like organizing the tournament. मैच फंड का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम मैच ऑर्गेनाइज कर सकें, जो भी मैच में विनिंग टीम हो उसको हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट कर सकें. सो एनपीओ का बेसिक पर्पस होता है अपने मेंबर्स को सर्विस प्रोवाइड करना. ओके, सो हम उसको कैसे इन सारे एक्टिविटीज को कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनपीओ यानी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, इट इज अ वेरी बिगेस्ट चैलेंज फॉर द स्टूडेंट. सो हम लोगों ने लास्ट कई वीडियोस में सारे पैटर्न पे डिस्कस किया है. ओके, सो आज का जो हमारा वीडियोस है, आज की जो हमारी क्लास है, उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना. फर्स्ट ऑफ ऑल we discussed what is the meaning of and what is the concept of income and expenditure account under the NPO यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट क्या डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में? टुडे द सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज वीडियो दैट इज एन रिवाइज द न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक फंड. यानी क्वेश्चन लेंगे विच आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंड और उस स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड जितने भी आइटम्स हैं उसको हम कैसे बैलेंस शीट में या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे. और एट द एंड ऑफ टुडेज वीडियो वी विल सॉल्व द न्यूमेरिकल क्वेश्चन रिलेटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. सो विदाउट क्रिएटिंग डिले, let's we start the today's topic that is an income and expenditure account. Okay, so what is income and expenditure account? Income and expenditure account, basically you know very well in the profit concern, in the profit organization, whether it is a sole proprietorship or partnership, वो लोग क्या बनाते थे? They prepared a trading account, profit and loss account and balance sheet.
एंड व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द एनपीओ, एनपीओ मींस नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, तो वो क्या बनाते थे, वो बनाते हैं सबसे पहले रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक अ कैश बुक ऑफ द प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जैसे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक बनाते थे, कितना कैश आया कितना कैश गया, उसी तरह से नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले कैश बुक की तरह ही अपने में अकाउंट बनाते हैं, दैट इज नोन एज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। बाय द हेल्प ऑफ द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट वो पता कर सकते हैं इजिली, क्या पता कर सकते हैं कि उनके पास ड्यूरिंग द ईयर कितना कैश रिसीप्ट्स आया और कितना उन्होंने कैश पेमेंट किया। ओके, सो after the preparation of the receipts and payment account and on the basis of the receipts and payment account, not for profit organization calculate its profit and loss at the end of the year, यानी साल के एंड में उन्हें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। अगर प्रॉफिट हुआ तो वो उनकी कैपिटल को इंक्रीज करता है, लॉस होगा तो कैपिटल को डिक्रीज करेगा। सिमिलरली एनपीओ भी क्या करते हैं, अपने बिजनेस की प्रॉफिट एंड लॉस या ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करने के लिए दे प्रिपेयर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू कि व्हाई एनपीओ प्रिपेयर्ड द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेसिकली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज एन अकाउंट बाय विच एनपीओ कैलकुलेट्स और एस्टिमेट सरप्लस और डिफिसिट। क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इजिली, सरप्लस और डिफिसिट। सरप्लस मीन्स द प्रॉफिट एंड डिफिसिट मीन्स द लॉसेस एट द एंड ऑफ द पर्टिकुलर ईयर फॉर द पर्टिकुलर अकाउंटिंग ईयर। ओके, द second important feature which are related to the income and expenditure account is that it is just like a profit and loss account. Income and expenditure account किसकी तरह होता है, just like an profit and loss account. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मेन मोटिव क्या होता है, जैसे आपने देखा, विद द हेल्प ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वी कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस ऑफ द बिजनेस। सिमिलरली with the help of the income and expenditure account we calculate the surplus and deficit of the NP. Is that clear? Third and very important part of the income and expenditure account is that income and expenditure account का nature क्या होता है, it is totally depend on the principle of nominal account. ये किस प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है, नॉमिनल अकाउंट के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। व्हाट इज द नॉमिनल अकाउंट रूल, दैट इज डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड प्रॉफिट। ओके, और जो भी सरप्लस या डिफिसिट आती है इन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर टू द यस कैपिटल फंड, जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो दीज आर द बेसिक एंड कह सकते हो fundamental concept regarding the income and expenditure account. And one more thing, important thing related to the income and expenditure account is that in the income and expenditure account, in the debit side of the income and expenditure account, we show the expenditure of the NPO, and in the credit side of the income and expenditure account, we show the income of the NPO. Okay, so these are the few important concepts related to the income and expenditure account. Now let's we revise the question which are related to the accounting treatment of a specific fund, and thereafter we will move to the format of income and expenditure account. Okay, so let's start. Will the following balances shown in balance sheet of a club. एक क्लब है, उस क्लब में कुछ बैलेंसेस दिए हैं आपको, और आपसे क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट दैट कि प्लीज शो these items in the balance sheet of club, and the items are match fund rupees 75,000, interest on match fund
interest on match fund rupees 99,000, distribution of the prize into winner of the match, यानी आपने प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मैच के लिए, ठीक है, 3,000 का ही बस प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हुआ। एक्सपेंस रिलेटेड टू मैच, एक्सपेंस रिलेटेड टू मैच, जो आपने मैच ऑर्गेनाइज किया उसके लिए एक्सपेंस था आपका 10,500। डोनेशन फॉर मैच फंड, जो मैच फंड हुआ उसके लिए, मैच जो फंड बनाया गया उसके लिए डोनेशन मिला है 30,000। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, आपने मैच फंड के पैसे को कहीं इन्वेस्ट किया था, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला है 7,500। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड, एक और फंड है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड कितना है 12,000। परमानेंट फंड आपका है परमानेंट फंड है 1,20,000, और लास्ट है इन्वेस्टमेंट ऑफ परमानेंट फंड। 1,20,000। हमने मैच फंड को इन्वेस्ट नहीं किया है क्या? किया होगा, है इन्वेस्टमेंट ऑफ, ये इंटरेस्ट नहीं है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड। So these are the information 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Total 9 information are given in this question, and with the help of these information you have to show following item in the financial statement of, or in the balance sheet of club. Okay, so now we are moving to the solution of this question. If we are preparing the balance sheet of NPO of club, balance sheet of club, ये club इसलिए बोल दिया क्योंकि ये not profit organization. Okay, match fund 75,000 लाइबिलिटी में शो होता है, तो मैच फंड को दिखा दो 75,000। उस मैच फंड में से आपने कुछ पैसा या उससे ज्यादा पैसा रिगार्डिंग उस मैच फंड से आपने इन्वेस्ट कर दिया। सो मैच फंड इन्वेस्ट कर दिया आपने 99,000, उस में से आपने कुछ पैसा प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करा दिया 3,000। मैच से रिलेटेड आपने एक्सपेंस किया 10,500। मैच फंड के रिगार्डिंग आपको इंटरेस्ट मिला, डोनेशन मिला, सो डोनेशन आपको मिला 30,000, और जो आपने मैच फंड के पैसे को इन्वेस्ट किया था 99,000, उसको आप, उस पे आपको इंटरेस्ट मिला। सो इंटरेस्ट ऑन मैच फंड दैट इज एट 7,500। ठीक, उसके बाद आपने एक और फंड बनाया, परमानेंट फंड। सो परमानेंट फंड कहां दिखाएंगे? लायबिलिटी में। परमानेंट फंड कितना बना? 1,20,000, और उसके पैसे को भी आपने इन्वेस्ट कर दिया। परमानेंट फंड इन्वेस्ट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट में हम लोग एसेट साइड में दिखाते हैं, और सिर्फ फंड होता तो लायबिलिटी। और उस परमानेंट फंड के इन्वेस्टमेंट पे भी आपको इंटरेस्ट मिला। कितना इंटरेस्ट मिला? इंटरेस्ट ऑन परमानेंट फंड आपको मिला 12,000। बस बन गई आपकी बैलेंस शीट 75,000। एक बार मैं देख भी लेता हूं कि
मैंने सही किया है कि नहीं, एंड आई होप कि मैंने सही किया होगा। यस, मैच फंड 75 माइनस 30, ये माइनस 3000 माइनस 10,500 प्लस 30 प्लस 7,500, और ये वैल्यू आ रही है आपकी 99,000। देख रहे हैं आप लोग, क्योंकि इतना ही पैसा आपने इन्वेस्ट भी कर दिया, और परमानेंट फंड की वैल्यू कितनी है, 1,00,000। इन्वेस्टमेंट में वही इंटरेस्ट ऐड होता है जितना इंटरेस्ट, अगर हम बात करें, जितना इंटरेस्ट हमारा एक्रूड होता है। एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब, ये अगर यहीं पे हम एक लिख देते कि एक्रूड इंटरेस्ट ऑन परमानेंट फंड इन्वेस्टमेंट ₹2000, और लिख देते एक्रूड इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना, 2,500। सो ये दोनों ही इंटरेस्ट, सपोज ये दोनों एडजस्टमेंट होते, क्या होते, एडजस्टमेंट्स, ठीक। तो ये दोनों ही एडजस्टमेंट्स को हम यहां शो करते। अब आपका इंटरेस्ट मैच फंड में पहले कितना था, 7,500, अब आपका एक्रूड कितना हो जाता, 2,500, तो ये हो जाता आपका 10,000, और ये भी वैल्यू 2,500 से बढ़ जाती है, तो कितनी हो जाती है आपकी, 1,01,500। उसी तरह से इंटरेस्ट ऑन परमानेंट फंड कितना है, 12,000, उस पर एक्रूड कितना है, 2,000, 14,000 हो जाता, और ये वैल्यू हो जाता 1,34,000। एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द एसेट साइड, तो एसेट साइड ऐसे शो नहीं होता। मैच फंड इन्वेस्टमेंट कितना है, 99, उसमें आप ऐड कर देते एक्रूड इंटरेस्ट, क्योंकि हर एडजस्टमेंट का 2 इफेक्ट पड़ता है, तो कितना हो जाता है ये 2,500, 1,01,500। और परमानेंट फंड इन्वेस्टमेंट आपने कितना किया, आपने किया 1,20,000, और उस पे आप ऐड कर देते एक्रूड इंटरेस्ट 2,000, ये वैल्यू हो जाती है 1,32,000। If there is any kind of the accrued interest on the particular investment, इस सिचुएशन में हम क्या कर देते हैं, उस accrued interest को फंड में भी ऐड करते हैं, और उस इंटरेस्ट को हम रिलेटेड इन्वेस्टमेंट में भी ऐड कर देते हैं। सो आई होप इट इज क्लियर फॉर यू। सो प्लीज note down these solution in your copy properly. So after revising the numerical problem related to the accounting treatment of a specific fund, let's we discuss the format of income and expenditure account. So how NPO prepare its income and expenditure account? First of all, we write down the name of the account on the top of the account. ठीक है, सबसे पहले हम ये नाम लिखना जरूरी होता है। अगर नाम नहीं लिखा तो पहले ही एग्जामिनर उसको कट कर देगा कि पता ही नहीं कौन सा आपने अकाउंट बनाया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो भी अकाउंट बनाइए उसका नाम जरूर लिखना है, एंड सेकेंड लाइन में कब बना रहे हो आप उस अकाउंट को। सो जो भी डेट गिवन हो क्वेश्चन में फॉर द ईयर एंडेड, जो भी 31 मार्च 2018, 19 and 20 whatever. So these are the basic format of income and expenditure account. फॉर्मेट में इन द डेबिट साइड यू नो वेरी वेल हम क्या राइट डाउन करते हैं, एक्सपेंडिचर, एंड इन द क्रेडिट साइड वी शो द इनकम ऑफ द एनपीओ. सो दीज आर द एनपीओ फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कौन कौन से आइटम्स आते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में? सो बेसिकली द मेन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एनपीओ दैट इज इन सब्सक्रिप्शन. सो सबसे जरूरी है सब्सक्रिप्शन शो करना. सब्सक्रिप्शन हो गया, entrance fees, third one is a admission fees, okay, and fourth will be a general donation, okay. So these are the regular or normal income of the NPO.
if we are talking about the expenditure of NPO, so the first expenditure which are related to the NPO, that is in charity कर देना, अपने premises का rent पे करना, electricity charges पे करना, अपने जो भी employees हैं उनको salary provide करना, ये सारी चीजें क्या है, basic expenditure है एक NPO की. और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, वो ये है, इट रिकॉर्ड्स ओनली द रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इट कैन नॉट बी रिकॉर्ड द कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल रिसिप्ट्स. याद रखिएगा हमेशा, इफ एनी रिसिप्ट्स आर इन कैपिटल इन नेचर और एनी एक्सपेंडिचर आर इन कैपिटल एक्सपेंडिचर, so it will not recorded in the income and expenditure account. Only the revenue receipts and revenue payments, मतलब revenue receipts को हम लोग कहाँ शो करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम लोग कहाँ शो करेंगे, इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट. कभी भी हम कैपिटल एक्सपेंडिचर या कैपिटल रिसीप्ट्स को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो नहीं करते. एंड आफ्टर दैट जो डेबिट बैलेंस आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरप्लस. और इफ देयर इज एन काइंड ऑफ द क्रेडिट बैलेंस, सो इट विल बी नोन एज एन डिफिसिट. सो दोनों में से कोई एक आएगा. ऐसा नहीं कि कोई एक क्वेश्चन है जिसमें सरप्लस भी आएगा डिफिसिट भी आएगा, नो. या तो एनपीओ को प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा. सो सरप्लस और डिफिसिट में से कोई एक ही चीज कंसीडर की जाएगी. सो दिस इज अ फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ एनपीओ. प्लीज नोट डाउन एंड देयर आफ्टर वी विल मूव टू द न्यूमेरिकल क्वेश्चन. Okay, so let's take the question related to the preparation of the income and expenditure account, which are related to the outstanding advance of the expenditure. So the question is, from the following receipts and payment account of Sonic Club, from the given additional information, prepare expenditure of salaries for the year ended 31st March to 2018 and show salary items in the income and expenditure account and the balance sheet as on 31st March 2017 and 31st March 2018. Basically क्वेश्चन क्या है, सपोज अगर कोई क्वेश्चन हो, the क्वेश्चन है कि किसी क्वेश्चन में आपको रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाकर दे दिया गया, ओके, और इट शोज द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट शोज द पेमेंट रिगार्डिंग द सैलरीज एंड इट इंक्लूड्स द पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द 3 years 16-17, 17-18 एंड 18-19. 3 साल का पेमेंट आपने किया सैलरी का, 20,000, 2,80,000 and 18,000. And this receipts and payment account is related to the 31st March 2018. It's related. And the additional information are related to the salaries. The first one is outstanding salary on 31st March. Outstanding salary 31st March 2017 were rupees 25,000. The second additional information which are related to the salary, that is an outstanding salary 31st March 2018 will be a 45,000. And number third, salary paid in advance on 31st March 2017. एडवांस सैलरी यानी आपने पहले ही पे कर दिया है सैलरी को, कब, 31st March 2017. कितना, 10,000. अब आपको क्या करना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट विच आर रिलेटेड टू द 2017 एज वेल एज 2018. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी प्रिपेयर द बैलेंस शीट. सबसे पहले बैलेंस शीट बना देते हैं. कब की बैलेंस शीट, प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट. बैलेंस शीट विच आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर. प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट में कौन सी डेट होगी, बैलेंस शीट एज ऑन 31st
मार्च 2017 यानी प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट। प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट क्या है? एज यू कैन सी दैट बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी थी? 25,000. सो आउटस्टैंडिंग सैलरी विल बी शोन इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट 25,000. And as well as the advance salary that is known as the prepaid salary 10,000. ये भी क्या की आपकी prepaid salary 10,000. यानी जो अमाउंट विच आर रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर, एक ये था और एक ये था, दोनों को आपने कहा दिखा दिया इन द ओपनिंग बैलेंस शीट, और कोई भी वैल्यूज ओपनिंग बैलेंस शीट में शो नहीं होती। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018, सो कैसे आप शो करोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 2018। जब आप इस डेट का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो इन दिस क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से देखना, जस्ट लाइक अ सब्सक्रिप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन दी सैलरी, बिकॉज सब्सक्रिप्शन हमें मिलता है लेकिन सैलरी तो हम देते हैं। तो टोटल सैलरी आपने कितनी पे की? द टोटल सैलरी फॉर द ईयर इज 20,000, 2,80,000 is 3 lakh, 3 lakh plus 18,000, that is 3,18,000. इतना पे किया। ओके, अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप सिर्फ करंट ईयर की वैल्यू को लेकर काम कर लो, आंसर ला दो, या फिर टोटल लाकर प्रीवियस ईयर और नेक्स्ट ईयर को डिडक्ट कर दो। इजी आपको जो भी पड़े, वैसे मुझे लगता है इजी ये पड़ेगा कि आप सिर्फ करंट ईयर की वैल्यू को कंसीडर करो और सिर्फ करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कंसीडर करो। ठीक, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं, सबसे पहले सारी वैल्यू को ऐड करते हैं, फिर उसमें से प्रीवियस ईयर और एडवांस ईयर को डिडक्ट कर देते हैं और फिर करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को ऐड कर देते हैं। तो बात तो वही हुई। ठीक, तो आप सिर्फ करंट ईयर को कंसीडर करो। करंट ईयर का कितना है? 2,80,000। उसमें आप सीधे सीधे ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग एट एंड। आउटस्टैंडिंग एट एंड कितना है टोटल? 45,000। बट यहीं पर आपको थोड़ा सा समझना है, टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरी एज ऑन 31 मार्च 2018 इज 45,000। इसमें से सिर्फ 2017-18 का कितना होगा? ध्यान से देखना, बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था? 25। कितना मिल गया बिगनिंग का? 20। तो स्टिल आउटस्टैंडिंग आर 5,000। सो 45,000 में 5,000 जो आउटस्टैंडिंग है वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो टोटल 45,000 रुपीज है, इसमें से 5,000 रुपीज प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग है। इट इज नॉट रिलेटेड टू द करंट ईयर। व्हाई? बिकॉज यू कैन सी दैट बिगनिंग में आउटस्टैंडिंग था 25,000, करंट ईयर में हमें 20,000 रुपए मिल गया। अभी हमारे पास कितना लेना बाकी है? कितना देना बाकी है? 5,000। यानी 45,000 में 5,000 इज रिलेटेड टू द प्रीवियस ईयर। दैट्स व्हाई द 40,000 is related to the current year and it will be added to the salary 3,20,000. Okay, and now the prepaid salary is rupees 10,000. इसमें आप प्रीपेड सैलरी को क्या करोगे? माइनस कर दोगे। प्रीपेड सैलरी कितना है? ऐड कर दोगे, सॉरी, प्रीपेड सैलरी, क्योंकि पिछले साल आपको सैलरी कितनी मिल चुकी है ऑलरेडी? 10,000। सो सैलरी ये कब की है? बिगनिंग की। और बिगनिंग की सैलरी को क्या करते हैं? ऐड, और एंड की सैलरी को क्या करते हैं? माइनस। सो 10,000 आपने ऐड कर दिया। सो योर सैलरी, वैल्यू ऑफ द सैलरी एडेड और शोन इन द डेबिट साइड ऑफ द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज रुपीज 3,30,000। इसको पहले नोट कर लो। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूं, करना क्या था। सैलरी दिखाया करंट ईयर का 2,80,000, उसमें करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है दैट इज इन 40,000, उसको ऐड किया। और शुरू में देखो आप एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट में प्रीपेड है आपका 10,000, तो बिगनिंग का जो प्रीपेड होता है उसको क्या करते हैं? प्लस करते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, कब का? 31 मार्च 2018 की जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है, सो सिर्फ सारी चीजें एंड की रहेगी। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग का कितना था? 25, और एंड का आउटस्टैंडिंग कितना है? इट इज क्लियरली गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज इन 45। और प्रीपेड सैलरी ये बिगनिंग का 10,000 था और एंड का कितना है? 18,000। एम आई करेक्ट? यस। सो प्रीपेड सैलरी विल बी 18,000।
सो ये हो गया आपका क्वेश्चन फिनिश। आपको इस क्वेश्चन में क्या बनाना था? ओपनिंग बैलेंस शीट, इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट। थोड़ा सा ट्रिकी है बट आई होप कि आपके लिए क्लियर हुआ होगा, आपको इजी पड़ा होगा। So in today's video, first of all we discussed the basic concept related to the income and expenditure account. Thereafter we will discuss the numerical quotient related to the accounting treatment of a specific fund, and thereafter we will discuss the accounting treatment of expenses which are given with the lots of adjustment, like an outstanding at beginning, outstanding at end, prepaid at beginning and prepaid at end. And I hope today we cleared all the things very easily. Okay, so आज के लिए इतना ही. Thank you and take care.